आज हम बात करेंगे चीन में बैन हुए फॉरेन ऐप्स की, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, और जानेंगे कि इन बैन से चीन को क्या मिला और क्या गमवाना पड़ा। इंटरेस्टिंग है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेसबुक की, जो दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसके अरबों यूजर्स हैं और यह लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फेसबुक हर जगह उपलब्ध नहीं है? जी हां, फेसबुक चीन में 2009 से बैन है। चीन की सरकार ने इसे अपने देश में प्रतिबंधित कर रखा है। लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे कई कारण हैं। चीनी सरकार का मानना है कि फेसबुक उनके नागरिकों के डेटा का गलत इस्तेमाल कर सकता है और विदेशी ताकतें इसके जरिए अपने विचार फैला सकती हैं। चीन की सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर बहुत सख्त है। वे नहीं चाहते कि विदेशी कंपनियां उनके नागरिकों के डेटा का उपयोग करें। फेसबुक के बैन होने से वीचैट और वीबो जैसे लोकल प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा मिला है। ये प्लेटफॉर्म्स चीन में बहुत लोकप्रिय हैं और लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। वीचैट सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप नहीं है, बल्कि इसके जरिए लोग पेमेंट्स भी कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। वीचैट ने खुद को एक मल्टी फंक्शनल ऐप के रूप में स्थापित किया है, जो चीनी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। वीबो भी एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, जो ट्विटर की तरह काम करती है। यहाँ लोग अपने विचार साझा कर सकते हैं और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर चर्चा कर सकते हैं। चीन की सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और नियंत्रित इंटरनेट वातावरण बनाने के लिए ये कदम उठाए हैं। वे नहीं चाहते कि विदेशी कंपनियां उनके देश में अपने विचारधारा फैलाएं और उनके नागरिकों के डेटा का उपयोग करें। हालांकि इस बैन के कारण चीन के लोग फेसबुक का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपनाया है और उन्हें सफल बनाया है। यह दिखाता है कि कैसे एक देश अपनी सुरक्षा और गोपनीयता को प्राथमिकता देते हुए अपने नागरिकों के लिए नए विकल्प तैयार कर सकता है। तो दोस्ती का दुश्मन कौन है, यह कहना मुश्किल है। एक तरफ फेसबुक ने दुनिया भर के लोगों को जोड़ने का काम किया है, लेकिन दूसरी तरफ चीन ने अपने नागरिकों की सुरक्षा और गोपनीयता को प्राथमिकता दी है। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। अंत में यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि हर देश की अपनी प्राथमिकताएं और चिंताएं होती हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि इंटरनेट की दुनिया में हर किसी की अपनी जगह है। तो अगली बार जब आप फेसबुक का उपयोग करें, तो यह याद रखें कि दुनिया के कुछ हिस्सों में लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, और यह भी सोचें कि क्यों और कैसे वे अपने खुद के प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर रहे हैं। दोस्ती का दुश्मन शायद नहीं, बस अलग अलग रास्ते और प्राथमिकताएं। ट्विटर भी 2009 से चीन में बैन है। चीनी सरकार का कहना है कि ट्विटर पर विरोधी विचारधारा आसानी से फैलाई जा सकती है, जो उनके कंट्रोल के लिए खतरा है। weibo ने ट्विटर की जगह ले ली है। इंस्टाग्राम 2014 से चीन में बैन है। चीनी सरकार को डर है कि इंस्टाग्राम पर विदेशी विचारधारा का असर नागरिकों की सोच पर पड़ सकता है। शाओहोंगशू और डुयिन ने इंस्टाग्राम की जगह ले ली है। व्हाट्सएप 2017 से चीन में बैन है। चीनी सरकार का कहना है कि व्हाट्सएप के एंड टू एंड इंक्रिप्शन की वजह से मैसेजेस ट्रैक करना मुश्किल है, जो उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है। वीचैट ने व्हाट्सएप की जगह ले ली है। गूगल 2010 से चीन में बैन है। गूगल ने चीन सरकार के सेंसरशिप रूल्स को मानने से इनकार कर दिया था। बाइडू ने गूगल की जगह ले ली है। विकिपीडिया 2019 से चीन में बैन है। चीन सरकार का कहना है कि विकिपीडिया पर कई बार गलत और भ्रामक जानकारी होती है। अब लोग सरकारी मीडिया और वेबसाइट्स पर निर्भर हैं। YouTube 2009 से चीन में बैन है। चीनी सरकार का कहना है कि YouTube पर कई ऐसे वीडियोस हैं जो चीन विरोधी हैं। यूकू और टेंसेंट वीडियो ने YouTube की जगह ले ली है। Skype 2017 से चीन में बैन है। चीनी सरकार का कहना है कि स्काइप पर कॉल्स एन्क्रिप्टेड नहीं होती हैं। वीचैट ने स्काइप की जगह ले ली है। स्नैपचैट 2017 से चीन में बैन है। चीनी सरकार का कहना है कि स्नैपचैट पर यूजर्स की प्राइवेसी सुरक्षित नहीं है। वीचैट ने स्नैपचैट की जगह ले ली है। टेलीग्राम 2015 से चीन में बैन है। चीनी सरकार का कहना है कि टेलीग्राम का इस्तेमाल आतंकवादी और गलत तत्व कर सकते हैं। वीचैट ने टेलीग्राम की जगह ले ली है। नेटफ्लिक्स ने कभी भी चीन में अपनी सर्विसेज शुरू नहीं की। चीन सरकार के स्ट्रिक्ट सेंसरशिप रूल्स की वजह से नेटफ्लिक्स को लगता है कि वहां पर उनका बिजनेस सफल नहीं हो पाएगा।
स्पॉटिफाई ने 2017 में चीन में अपनी सर्विसेज शुरू की थी। यह एक बड़ा कदम था क्योंकि चीन का बाजार बहुत विशाल और संभावनाओं से भरा हुआ है। स्पॉटिफाई ने अपने यूजर्स को हाई क्वालिटी म्यूजिक स्ट्रीमिंग का अनुभव देने का वादा किया था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उन्हें अपना बैग पैक करना पड़ा। यह एक बहुत ही निराशाजनक स्थिति थी क्योंकि कंपनी ने इस बाजार में बहुत निवेश किया था। स्पॉटिफाई की टीम ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन उन्हें उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। चीन सरकार के स्ट्रिक्ट सेंसरशिप रूल्स और लोकल कंपनी से कड़ी प्रतिस्पर्धा की वजह से स्पॉटिफाई को चीन छोड़ना पड़ा। चीन में सरकार की सख्त नीतियों के कारण विदेशी कंपनियों के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा QQ म्यूजिक और क्यूबू जैसी स्थानीय कंपनियों ने पहले से ही बाजार में अपनी पकड़ बना रखी थी। इन कंपनियों के पास न केवल बड़े यूजर बेस थे, बल्कि वे सरकार के नियमों का पालन करने में भी सक्षम थीं। इस कारण से स्पॉटिफाई को चीन के बाजार से बाहर निकलना पड़ा। यह एक महत्वपूर्ण सबक था कि किसी भी नए बाजार में प्रवेश करने से पहले वहां की स्थानीय परिस्थितियों और प्रतिस्पर्धा को समझना बहुत जरूरी है। स्पॉटिफाई ने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा और अपनी रणनीतियों में बदलाव किया। अब कंपनी अन्य बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी असफलता भी हमें महत्वपूर्ण सबक सिखा सकती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। PUBG 2019 में चीन में बैन हुआ। सरकार का कहना था कि यह गेम बच्चों और युवाओं के लिए नुकसानदेह है। टेंसेंट ने इसका चीनी वर्जन गेम फॉर पीस लॉन्च किया। चीन में फॉरेन ऐप्स के बैन होने से लोकल कंपनीज को बढ़ावा मिला है। वीचैट, वेबो, बाइडू, यूकू जैसे ऐप्स आज करोड़ों लोग यूज करते हैं। चीन सरकार का मानना है कि इससे देश की सुरक्षा मजबूत हुई है। विदेशी ऐप्स के बैन होने से चीन में एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई है। चीन के लोगों के पास जानकारी के सीमित ऑप्शंस रह गए हैं। वे अब केवल स्थानीय ऐप्स और वेबसाइट्स पर निर्भर हैं, जैसे कि बाइडू और वीचैट, जो सरकार द्वारा नियंत्रित और मॉनिटर किए जाते हैं। वे दुनिया भर में हो रही घटनाओं और विचारों से अनजान रहते हैं। यह स्थिति उन्हें एक तरह से दुनिया से काट देती है, जिससे वे वैश्विक मुद्दों और घटनाओं के बारे में कम जानकारी रखते हैं। चीन की इस नीति की वजह से उसकी काफी आलोचना भी होती है। कई लोग मानते हैं कि यह नीति नागरिकों की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इंटरनेट की स्वतंत्रता पर इस तरह की पाबंदियां न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित करती हैं, बल्कि यह देश की प्रगति और विकास को भी प्रभावित करती है। हालांकि कुछ चीनी नागरिक VPNs का उपयोग करके इन प्रतिबंधों को पार करने की कोशिश करते हैं, ताकि वे वैश्विक जानकारी और विचारों तक पहुंच सकें। लेकिन यह भी एक जोखिम भरा कदम है, क्योंकि सरकार VPNs के उपयोग पर भी नजर रखती है। सरकार का कहना है कि ये प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। लेकिन आलोचक इसे एक बहाना मानते हैं, जो सरकार की अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी इस नीति की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और इसे तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए। इस बीच चीन के भीतर भी इस नीति को लेकर बहस जारी है। कुछ लोग इसे आवश्यक मानते हैं, जबकि अन्य इसे अपनी स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं। भविष्य में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या चीन अपनी इंटरनेट नीति में कोई बदलाव करता है या नहीं। लेकिन फिलहाल चीन के लोग एक सीमित और नियंत्रित इंटरनेट के साथ जीने के लिए मजबूर हैं। तो दोस्तों, ये थी चीन में बैन हुए फॉरेन ऐप्स की कहानी। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।